दोस्तों, घटना शुरू क्रम करने से पहले एक प्रश्न। जिम कॉर्बेट साहब कितने साल के थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला भाग मारा? जिम कॉर्बेट साहब की क्या उम्र थी जब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला भाग मारा था? जवाब जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? पिछले एपिसोड में मैंने पूछा था कि पहला नरभक्षी कौन सा मारा था, तो उसका जवाब कई लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही दिया है, चंपावत की आदमखोर बाघिन। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने इंटरेस्ट लिया, सवालों के जवाब दिए, थैंक यू। आज का भी जवाब दीजिएगा। अब घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद बोलता हूँ ब्यूटीफुल प्लेसेस और पूनम भट्ट जी का, जिन्होंने उत्तरांचल डायरीज को अपना कीमती सहयोग दिया है, जिससे उत्तरांचल डायरीज को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपका प्यार और ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे साथ जुड़ी रहेंगी, मेरे साथ बनी रहेंगी, आप आशीर्वाद देते रहेंगे, मैं आगे और बढ़ूँगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है, याद होगा आपको, तल्ला देश का आदमखोर बाघ, जो जिम कॉर्बेट साहब के आत्मघाती मिशन के समान था। उसका ये 8वां एपिसोड है। बहुत ही रोमांचक घटनाक्रम है, इसलिए पूरा सुनिएगा। हालांकि इस एपिसोड में कहानी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जितना मैक्सिमम ला पाया ले आया हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनके पूरे चेहरे में, गर्दन में, सब पूरी मतलब स्वेलिंग आ गई थी। कान में भयानक दर्द हो रहा था, फीवर भी था। अब इन्हें तो ये लग रहा था कि कहाँ तो ये तल्ला देश के उस आदमखोर को मार के उसके आतंक से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, जो पहले घायल नहीं थी लेकिन नरभक्षी थी। मैनीटर थी लेकिन घायल नहीं थी। मगर अब इनकी गोली लगने के बाद तो वो घायल नरभक्षी बाघिन हो गई थी, जो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि सामान्य शिकार वो कर नहीं पाती अपना, तो उसे इंसान ही मारना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाएगी। अब जिम कॉर्बेट साहब को ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई भी इंसान अगर इस बाघिन द्वारा मारा जाता है तो इसका सारा ब्लेम इनके ऊपर ही आएगा कि इन्होंने एक नरभक्षी बाघिन को फायर करके घायल तो कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत दबाव इनके ऊपर पड़ रहा था, इनके दिमाग में बहुत परेशान हो रहे थे मानसिक रूप से। आखिरकार बहुत सोचकर इन्होंने अपना फाइनल डिसीजन ले ही लिया। इन्होंने अपने आदमियों को 1 कप चाय बनाने के लिए बोला, और वो दिन चाँदनी रात थी। इन्होंने कैंप से बाहर आकर चाँदनी रात में ही अपनी चाय वगैरह पी। फिर अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें एक तरह से ये कमांड दिया, उन्हें ऑर्डर दिया कि वो लोग इनका अगले दिन की शाम तक तल्लाकोट गांव में इंतज़ार करें। कहाँ? तल्लाकोट गांव में इंतज़ार करें। अगर ये लौटकर वापस आ गए तब तो सब ठीक ठाक है, और अगर मान लो नहीं आते हैं तो वो लोग इनका सारा सामान बांध कर उसके अगले दिन सुबह सुबह नैनीताल के लिए वापस लौट गए। इतना बोलकर इन्होंने अपनी राइफल उठाई और नीचे घाटी की तरफ निकल गए। जिम कॉर्बेट साहब ने बाघिन से आर पार की लड़ाई लड़ने का पूरा मूड बना लिया था। इन्होंने सोच लिया था कि आज की रात या तो बाघिन जिंदा रहेगी या ये, मतलब क्या कहूँ, आर पार की लड़ाई। अब इनके इस रूप को देख करके इनके आदमियों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पूछ सके कि साहब आप किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और ना ही उनमें से किसी की हिम्मत हुई इन्हें रोकने की, नहीं साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत जाइए, आराम कीजिए। वहाँ तो किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाया। वो केवल एक समूह, एक ग्रुप में खड़े होकर इन्हें दूर जाते हुए देखते रहे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद जिम कॉर्बेट साहब पीछे की तरफ वापस मुड़े, अपने आदमियों को देखा। इनके आदमी अभी भी वैसे ही खड़े थे और इनको देख रहे थे, जैसे ये उनको छोड़ के निकले थे, वैसे ही समूह बना के खड़े थे। और फिर ये वापस घाटी की ओर पलटे और फिर अपना निकल गए। ये कहिए कि लगभग अपने जो है सुसाइडल मिशन पर। मित्रों, इतना तो आप पिछले एपिसोड में जान ही चुके हैं, ये आपको याद आ गया होगा, कहानी का फ्लो में आ गए होंगे अब आप। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं घटनाक्रम में आगे, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ।
जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि उनकी सुनहरी यादों के वो पल सबसे अच्छे थे जब वो छोटे बच्चे थे और जाड़ों के महीने में अक्सर चांदनी रातों में ये 10-12 जो यूरोपियन बच्चे थे जंगलों में घूमने के लिए निकल जाया करते थे। फिर वापस आकर के अपना बढ़िया चाय और नाश्ता वगैरह सब करके ये अपना मस्त होते थे। जंगलों के अंदर घूमने का इन लोगों का ये मकसद होता था कि इन लोगों के मन में जो जंगल के प्रति डर है वो निकल जाए। जंगलों में घूमने के कारण इन्हें एक फ़ायदा और हो गया कि ये जंगलों में सुनाई पड़ने वाली जो भी आवाज़ें थी उनको समझने और पहचानने भी लग गए थे। जंगलों में घूमने के अपने इस अनुभव से इनके अंदर कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों अच्छी खासी मात्रा में बढ़ गए थे, तो दोनों अच्छी खासी इनको नॉलेज हो गई थी। इसलिए जब इन्होंने 11 अप्रैल की रात को चांदनी रात में एक नरभक्षी बाघिन से आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया, तो इनके दिल के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी जिसे बाद में ये माना जाए, मतलब ये ना माना जाए कि इनके द्वारा उठाया गया ये कदम एक आत्मघाती कदम था, या मतलब ये मिशन एक सुसाइडल मिशन कहलाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्हें काफ़ी आइडिया था। इन्होंने जब से होश संभाला था और हमेशा इनका बाघों के प्रति एक बहुत जिज्ञासा रही, बहुत दिलचस्पी रही थी। और कालादुंगी जहाँ इनका विंटर हाउस था उसके आसपास बहुत घना जंगल था और जिस पर खूब बाघ और तेंदुए काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। पहले इनकी इच्छा एक बाघ को देखने की थी, फिर जब इन्होंने उस बाघ को देख लिया तो इनकी इच्छा उसे मारने की हो गई कि यार इसे शूट किया जाए। फिर उनकी ये इच्छा इन्होंने जो है आर्मी की एक पुरानी राइफल से पूरी की। इन्होंने एक समुद्री नाविक से 50 रुपये में राइफल खरीदी थी। इनका ऐसा अंदाज था कि उस समुद्री नाविक ने उसे कहीं से चुराया था और बाद में उसने राइफल से शिकार करना शुरू कर दिया था। इस राइफल से जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी ज़िंदगी का पहला बाघ मारा था, अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का पहला बाघ मारा था। नरभक्षी की बात नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल बाघ। वो ट्रॉफी हंटर थे ना। इसके कुछ समय के बाद इनकी ये इच्छा किसी बाघ की फ़ोटो खींचने में बदल गई कि यार इसकी फ़ोटो खींची जाए। समय के साथ साथ इनकी ये तीनों इच्छाएं पूरी हो गई थी। बाघों की फ़ोटो खींचने के कारण ही उनके मन में इनके बारे में ये काफ़ी कुछ जानने लगे थे। उन दिनों हिंदुस्तान में केवल 2 ही लोग ऐसे थे जिन्हें हिंदुस्तान के किसी जंगल में जाने की इजाज़त थी, जिनमें से एक तो ये खुद मतलब जिम कॉर्बेट साहब थे और दूसरा एक और कोई शिकारी था, उसका नाम मुझे पता नहीं क्या है और ना कहीं नाम मिला मुझे, एक उसे परमिशन थी। उस समय की सरकार ने उनके ऊपर मतलब जो भी ये मेहरबानी इनके ऊपर करी थी उसकी हमेशा तारीफ़ करते थे और सरकार को धन्यवाद बोलते रहते थे। और ये जो इजाज़त इन्हें मिली थी उसके कारण ये बाघों से भरे हुए हिंदुस्तान के किसी भी जंगल में बेरोक टोक आ जा सकते थे। बाघों को कई दिनों तक या हफ्तों तक देखते हुए और एक मौके पर तो करीब 4.5 महीनों तक लगातार एक बाघ पर इन्होंने नज़र रखी। तो उस जो लगातार उस पर नज़र रख के इनको जो है ये बाघों की आदत, खासकर उनके द्वारा अपने शिकार का पीछा करने और मारने के तरीक़ों जो होते हैं वो समझने का जो है उसको प्रयास करते रहे, मतलब उनका स्टडी करते रहे, उसका अध्ययन करते रहे। दोस्तों, बाघ कभी भी दूर से दौड़कर अपने शिकार को नहीं मारता है, बल्कि वो घात लगाकर इंतज़ार करता है या शिकार का पीछा करता है, मतलब उसके डिस्टेंस बना के उसका पीछा करता है और जैसे ही मौका मिलता है तो उसे एक ही छलांग में या फिर हो सके तो थोड़ा सा 8-10 कदम दौड़ा कर दबोच लेता है। इसलिए जब भी कोई जानवर बाघ की गंध सूंघ लेता है तो वो उसकी जो मारक सीमा है उससे दूर चला जाता है और अपना पीछा किए जाने से भी बच जाता है। मतलब जैसे ही किसी जानवर को किसी बाघ की स्मेल मिली, किसको लगा यार यहाँ पे कहीं पे बाघ है, तो खतरा पहचान कर तुरंत एक्टिव हो जाता है और वहाँ से दूर निकल जाता है और ख़ुद को जो है बाघ के हमले से अपने आप को बचा लेता है। प्रकृति ने उनको बचने का भी तो तरीका दिया हुआ है ना। लेकिन प्रकृति ने इंसानों को जानवरों की तरह सुनने और सूंघने की वो शक्ति नहीं दे रखी है। इससे इंसानों को अपनी आँखों और कानों पर ही ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो मामला बिल्कुल उल्टा था, बिल्कुल ही उल्टा था। एक तो जो शिकार था वो एक घायल नरभक्षी बाघिन थी, दूसरा
उसका शिकार करने के लिए निकला शिकारी, उसकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके कान में तकलीफ़ थी, एक आँख उसकी जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ऊपर से चेहरे और गर्दन में इतनी सूजन आ गई थी कि वो अपना सिर ऊपर नीचे दाएं या बाएं ऐसे हिला तक नहीं सकता था। वो बात अलग है कि बस दूसरी आंख थोड़ी सी खुल रही थी, थोड़ी सी, लेकिन फिर भी इतनी परेशानियां होने के बाद भी ये बाघिन के शिकार पर निकल गए थे, क्योंकि इन्हें अपने जंगल के ज्ञान के ऊपर पूरा विश्वास था, इन्हें कॉन्फिडेंस था, इन्हें एक्सपीरियंस था। ये इस बात को जानते थे कि अगर ये बाघिन से सही दूरी बनाकर रखेंगे तो बाघिन के हमले से खुद को बचा सकते हैं। हालांकि ये खुद उसे एक निश्चित डिस्टेंस से मार सकते थे। यार आपको याद होगा कि मैंने बताया था ना कि इन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि अगर ये अगली शाम तक कैंप में ना लौटें तो इनका सामान लेकर वापस नैनीताल चले जाएं। ये आदेश इन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि ये बाघिन से निपट नहीं पाएंगे, बल्कि इन्हें इस बात का डर था कि कहीं ये दर्द या बुखार की हालत में ये बेहोश ना हो जाएं। अगर मान लो कहीं रास्ते में या कहीं ऐसी जगह पे बेहोश हो गए तो ये क्या करेंगे? ये तो अपनी सुरक्षा वगैरह कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना, बेहोश हो जाएंगे, फिर तो बाघिन के सामने सरेंडर हो गया। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी कि वो जिन स्थानों में एक बार चले जाते थे उन स्थानों का नक्शा इनके दिमाग में छप जाता था। मतलब इन्हें सारे रास्ते याद हो जाते थे, जिससे इन्हें ये फ़ायदा होता था कि इन्हें अपने निश्चित स्थान पर जो पहुंचना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि तो जंगल में कितने अंदर अंदर तक चले जाते थे तो रास्ते याद रखते थे, इसलिए लौट भी आते थे। बाघिन को अंतिम बार इन्होंने जहाँ पर छोड़ा था, अब वहाँ से उसके पग मार्क्स को देखते हुए इन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब ये पीछे पीछे चलने लगे। इनकी किस्मत से बाघिन उसी रास्ते पर चल रही थी जो जंगली जानवरों और पालतू मवेशियों के आने जाने वाला रास्ता था। रात हो जाने की वजह से सांबर और कांकड़ भी अपनी सुरक्षा के लिए इस खुले हुए एरिया में आ गए थे। हालांकि ये उनकी अलर्ट कॉल का सही सही अनुमान तो नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन उन आवाज़ से इन्हें ये आइडिया मिल जा रहा था कि बाघिन कब मूव कर रही है और कब कहीं पे रुक जा रही है। इसके अलावा इनको ये भी आइडिया आ जा रहा था कि वो किस तरफ जा रही है, मतलब किस दिशा में चल रही है। एक घने जंगल से होकर गुजर रहे रास्ते पर इन्होंने बाघिन के पगमार्क्स को छोड़ा और उस जगह पर कुछ झाड़ियाँ वगैरह थी, तो इन्होंने क्या किया, उन झाड़ियों का घूम कर चक्कर लगा करके उसे दूसरी तरफ से ढूंढने की कोशिश करने लगे। तो बाघिन के सीधा नहीं, ऐसे घूम करके जा करके ये जो रास्ते को ये बना रहे थे या जिस रास्ते पे ये ऐसे घूम घूम के जा रहे थे, ये थोड़ा लंबा था उससे, जिसमें बाघिन के पगमार्क्स थे उस रास्ते से थोड़ा लंबा था। तो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ही देर में ये एक छोटी घास वाले खुले मैदान में पहुंच गए जिसमें कुछ बांज के पेड़ थे, और इस जगह में एक पेड़ की ये छाया थी, उस पर रुक गए। जिस पेड़ के नीचे ये बैठे थे उस पेड़ के ऊपर लंगूरों ने अपना डेरा डाल रखा था, यानी कि उस पेड़ के ऊपर लंगूरी लंगूर थे। जिम कॉर्बेट साहब उस दिन करीब 18 घंटे से भी ज़्यादा जंगलों में चल चुके थे। ये पिछले एपिसोड देख के आपको याद आ जाएगा। जितना मतलब कहीं पर चढ़ाई चढ़ना है, कहीं पर ढलान उतरना है, कहीं पर सीधे जाना है, जैसे पहाड़ के रास्ते होते हैं उनमें 18 किलोमीटर बहुत होता है। तो ये बहुत थक गए थे और साथ साथ इनकी तबीयत तो ख़राब थी। ये बाँझ के पेड़ इनके आराम करने के लिए सेफ था, क्योंकि अगर बाघिन कहीं आसपास होती तो लंगूरों ने अलर्ट कॉल करनी शुरू कर देनी थी। इन्होंने पेड़ के तने से अपनी पीठ को लगाया और उस आड़ की तरफ देखने लगे जिन झाड़ियों को पार करके ये अभी अभी आए थे, उसी तरफ को देखने लगे। इन्हें आराम करते हुए करीब आधा घंटा हुआ था कि अचानक एक बुजुर्ग लंगूर ने अलर्ट कॉल करनी शुरू कर दी। एक बूढ़े लंगूर ने अलर्ट कॉल करनी शुरू कर दी। बाघिन अब खुली जगह पे आ गई थी, जिसे उस बूढ़े लंगूर ने देख लिया था, और उसी समय इन्होंने भी उस बाघिन को देख लिया। वो बाघिन अपने लिए एक सेफ जगह बनाकर उस पर आराम करने का प्लान कर रही थी कि यार कहीं पर आराम किया जाए। बाघिन जिम कॉर्बेट साहब से दाहिनी ओर करीब 100 गज की दूरी पे थी। वो
जिम कॉर्बेट साहब की तरफ पीठ करके लेट गई, मतलब इनकी तरफ उसकी पीठ हो गई, और बार बार अपनी गर्दन उठा करके वो ऐसे अलर्ट कॉल दे रहे हैं। लंगूरों को भी देख रही थी कि भाई ये इतनी अलर्ट कॉल क्यों दे रहे हैं। हालांकि इन्हें रात में निशाना लगाने की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। ज़्यादातर बाघ इन्होंने रात में ही मारे थे, क्योंकि कालाडूंगी में बचपन से ये अपने आदमियों की फसलों की रक्षा करने के लिए ये रात रात भर खेतों में जो है जंगली सुअर और हिरणों को भगाने में उनकी मदद करते रहते थे। अगर रात चांदनी हो तो ये किसी भी जानवर को 100 गज की दूरी से आसानी से मार देते थे। मतलब इनके अंदर इतनी क्वालिटी थी कि 100 गज से ये नीचे होंगे। एक बात और बताऊं दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब हमेशा अपनी दोनों आंखें खोल के निशाना साधा करते थे, जबकि राइफल चलाने वाला कोई भी व्यक्ति एक आंख बंद करके रखता तब तब दूसरी आंख से राइफल का वो लेता है ना। वो राइफल का जो बैक साइड का प्रोटेक्टर होता है, वी होता है ना, बैक साइड में वी होता है और फ्रंट साइड में प्रोटेक्टर के पॉइंट होता है। तो ये ऐसे पॉइंट होता है वी और इसके आगे, तो इन दोनों को लेकर के जब टारगेट पे लगाया जाता है तब फायर किया जाता है। यदि उस समय स्थिति सामान्य होती, मतलब ये सब ठीक ठाक होते, तो अब तक बाघिन को अपना निशाना बना चुके होते। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि चेहरे में सूजन आ जाने के कारण इनकी एक आंख बिल्कुल बंद हो गई थी। अब एक आंख से सिर्फ 100 गज की दूरी तक देखना और निशाना लगाना इनके लिए दिक्कत का काम था, क्योंकि दोनों आंखों से देख के लगाते थे ना। अब एक आंख से निशाना साध कर गोली दागने में इन्हें डर था कि कहीं अगर निशाना चूक गया तो बाघिन वहां से भाग जाएगी। अब इन्होंने दूसरा उपाय सोचा। इन्होंने कहा ऐसे नहीं, अब दूसरा जुगाड़ किया जाए। अब ये बाघिन के लेटने का इंतजार करने लगे। इनका विचार ये था कि जैसे ही बाघिन लेटेगी और सो जाएगी तो ये झाड़ियों वाले रास्ते से होते हुए चुपचाप से दबे पांव उसके जितना हो सके उतना नजदीक जाएंगे और उस नजदीक से उसे शूट कर देंगे। अब ये बाघिन की तरफ से होने वाली जो भी हरकत थी वो हर हरकत को बड़े ध्यान से देखने लगे। करीब आधे घंटे तक बाघिन एक ही पोजीशन में लेटी रही। दोस्तों, बड़ा पेशेंस का काम होता है बाघिन का, बाघ या बाघिन के साथ में वो सब करना, उनको देखना ही बड़ा पेशेंस का काम है। बीच बीच में वो अपना सर दोनों तरफ हिला रही थी और पूंछ भी इधर उधर कर रही थी। इधर वो बूढ़ा लंगूर अपनी नींद भरी आवाज़ में वो भी अलर्ट कॉल दिए जा रहा था। अचानक नजर बाघिन जो है खड़ी हो गई और बहुत धीरे धीरे दर्द से लंगड़ाते हुए अपनी दाहिनी तरफ दूर जाने लगी। जिस तरफ वो जा रही थी उसकी सीधी रेखा में एक 10 से 15 फुट गहरा और 20 से 25 फुट चौड़ा गड्ढा था। अच्छा, ये वही गड्ढा था जिससे जिम कॉर्बेट साहब जब इस बांस के पेड़ की तरफ जिसके नीचे वो बैठे हुए थे, जब यहाँ आ रहे थे तो इस गड्ढे को ही पार करके यहाँ आए थे। तो ये वही गड्ढा था। जो बाघिन अभी तक 100 गज की दूरी में थी वो अब लंगड़ाते लंगड़ाते 150 गज आगे बढ़ गई थी, यानी कि 50 गज और आगे बढ़ गई थी। और अब वो जिम कॉर्बेट साहब को देख लेगी ऐसे चांसेस बहुत कम थे, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे कि वो जिम कॉर्बेट साहब को देख पाएगी। तो अब इन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की के पीछे पीछे छुपते हुए और थोड़ा तेज चाल से चलते हुए उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। रबड़ सोल के जूते पहनते थे तो आवाज़ नहीं होती थी। अब इनकी और बाघिन के बीच की दूरी इन्होंने 50 गज जो है कवर कर ली थी। अब वो 100 गज की दूरी पर रह गई थी। अब जब वो गड्ढे के किनारे पर पहुंची तो जिम कॉर्बेट साहब के निशाने के अंदर थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जहां पर वो खड़ी थी उस हिस्से में बहुत अंधेरा था, सिर्फ उसकी पूंछ का हिस्सा दिखाई पड़ रहा था और पूंछ में गोली चलाना तो बेकार था। बाघिन बहुत देर तक उसी जगह पर खड़ी रही। फिर उसने गड्ढे को पार करने का निर्णय ले लिया कि चलो यार इस गड्ढे को पार किया जाए, और फिर धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ गई। अब जैसे ही बाघिन इनकी नज़रों से ओझल हुई, इन्होंने अपना सर नीचे झुकाया यूं करके और तेजी से उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। और ये करना इनके लिए एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण कदम साबित हुआ, बेवकूफ़ाना कदम साबित हुआ, क्योंकि ये कुछ ही गज दौड़े थे कि इन्हें चक्कर आने लग गए। अब मैंने बताया ना, तबीयत तो इनकी खराब थी, पूरी गर्दन और सर में सूजन थी और सर झुका करके दौड़ने से इनको चक्कर आ गए। और जब चक्कर आने लगे, जहाँ पे जिस जगह पे उस टाइम मौजूद थे उस टाइम वहाँ पे 2 बांज के पेड़ भी थे, उनकी शाखाएं आपस में गुथी हुई थी।
इन्होंने राइफल को पेड़ की जड़ पे रखा और जितना सब कर सके, और मतलब पेड़ के ऊपर करीब 10-12 फुट ऊपर तक चढ़ गए। वहाँ पे इन्हें बैठने के लिए, अपने पैरों को रखने के लिए और आराम करने के लिए छोटी छोटी शाखाएं मिल गई। इन्होंने अपने दोनों हाथों को आपस में ऐसे फंसाया और अपने सामने की शाखा पर रखकर उस पर अपना यूं करके ऐसे सर रख दिया। और उसके कुछ ही देर बाद, क्षणों बाद, इनका फोड़ा, जो फोड़ा था, वो नाक और बाएं कान से होकर फट गया, पूरा फट गया। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो इनके मस्तिष्क, इनके दिमाग के, ब्रेन के आसपास नहीं फटा। अगर ब्रेन के आसपास फट जाता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आधी रात के आसपास इन्हें आराम मिलना शुरू हो गया। ये तो वैसे ही बैठे हुए थे, फट गया फटाक करके, और तकलीफ, और बैठे हुए। अब जब सनराइज़ हो रहा था तब इन्होंने अपने, इनकी थोड़ी बेहोशी टूटी और अपने हाथ से अपने सर को ऐसे जो रखा था ऐसे करके ऊपर उठाया। घंटों तक पतली सी शाखा में बैठे रहने के कारण इनकी टांगों में भी ऐंठन आ गई थी, इनकी नींद खुल चुकी थी। पहले तो इनके समझ में ही नहीं आया कि ये कहाँ थे और इन्हें क्या हुआ था, लेकिन सच्चाई पता चलने में देर नहीं लगी। इनके सर, चेहरे और गर्दन की सूजन खत्म हो गई थी और कान के और उसके आसपास होने वाला दर्द गायब हो गया था। अब ये अपना सर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी अच्छी तरह से अपनी इच्छा अनुसार घुमा सकते थे। इनकी बाईं आंख भी अब पूरी खुल गई थी। अब ये बहुत आराम से खाना भी खा सकते थे क्योंकि अब गैरअप करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि इन्होंने बाघिन को मारने का एक अच्छा मौका गंवा दिया था, लेकिन फिर भी इनके लिए अच्छी बात ये थी कि ये अपने एक बड़े बुरे वक्त से बाहर निकल चुके थे, उससे उभर चुके थे। अब इनका सोचना था कि चाहे बाघिन कहीं भी और कितना ही दूर चली गई हो, ये अब उसका पीछा कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही इन्हें एक और अच्छा मौका मिल भी जाएगा और ये निश्चित रूप से उसका शिकार कर देंगे, उसे मार देंगे, उसे निपटा देंगे जी। कॉन्फिडेंस होता है ना, देखो लौट के आ गया। बेहोश होने से पहले जब बाघिन को इन्होंने अंतिम बार देखा था तब वो गांव की तरफ जा रही थी। पेड़ से नीचे उतरकर इन्होंने अपनी राइफल को उठाया और उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस तरफ बाघिन गई थी। फिर उसमें आगे जाकर के एक जलधारा पड़ती थी। ये उस जलधारा के पास पहुँचे, वहाँ पर रुके। इन्होंने खुद को और अपने कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से धोया, साफ़ किया पूरा अच्छी तरह से, और फिर अपने कैंप की तरफ बढ़ गए। आपको याद होगा मैंने बताया था, अपने कैंप से निकलते समय इन्होंने अपने आदमियों से कहा था कि वो लोग रात जो है तल्लाकोट गांव में जाएं और वहाँ काटें। तल्लाकोट गांव में रहें, कैंप के आसपास नहीं। लेकिन इनके आदमी गांव नहीं गए, बल्कि इनके टेंट के पास ही आग जलाकर उसके चारों ओर रात भर बैठे रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जिम कॉर्बेट साहब लौट के आएंगे, इसलिए उन्होंने चाय बनाने के लिए केतली में गर्म पानी तैयार करके रखा हुआ था। बिल्कुल कॉन्फिडेंस था उन्हें कि ये वापस आएंगे। जिम कॉर्बेट साहब जब कैंप पहुंचे तो इनके कपड़ों से पानी टपक रहा था, और जैसे इनके आदमी की नज़र इन पर पड़ी तो बड़े खुशी और बड़े आश्चर्य मिश्रित जो वो होती ना आवाज़ें, उसमें एक साथ बोल पड़े, अरे देखो देखो देखो, अरे देखो साहब आ गए, अरे साहब आ गए, आ गए भाई, आ गए, आ गए साहब आ गए। माथो सिंह जो इनका खास आदमी था वो दौड़ के इनके पास पहुंचा और बहुत खुश होकर के और बहुत एक्साइटमेंट में इनके हाथ पकड़ के बोला, अरे साहब आप वापस आ गए, अरे क्या बताएं साहब, हम बहुत परेशान थे, अब आप आगे, बड़ी संतुष्टि हुई। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है साहब, उससे पता नहीं क्या क्या पूछना शुरू कर दिया। तो जिम कॉर्बेट साहब ने जवाब दिया, हाँ माथो सिंह, मैं वापस लौट आया हूँ और अब मैं अच्छा हूँ, देखो ये सब ठीक ठाक हो गया हूँ। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि जब एक उत्तराखंडी अपना समर्पण प्रकट करता है तो निस्वार्थ भाव से दिल खोल कर प्रकट करता है। अब ये लोग वहाँ से तल्लाकोट गांव के लिए निकल गए। वहाँ के मुखिया ने इनके आदमियों के लिए 2 कमरे उपलब्ध करा दिए थे, क्योंकि बंद कमरों के अंदर ना सोना बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था, आदमखोर का एरिया था, तो कमरे बंद करके अंदर पैक होकर ही सोता था इंसान। जिम कॉर्बेट साहब अपने आदमियों की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि उस बुरी रात में और ख़तरे का पूरी तरह आभास होते हुए भी इनके आदमी खुले में ही बैठे रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि क्या पता कब जिम कॉर्बेट साहब को इनकी आवश्यकता पड़ जाए, इनकी सहायता की ज़रूरत उनको पड़ जाए।
और इस उम्मीद के साथ कि साहब ज़रूर वापस लौट के आएंगे, उन्होंने चाय के लिए पानी खौला के रखा था। जिम कॉर्बेट साहब को ये तो याद नहीं है कि उन्होंने उस टाइम चाय पी या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर याद था कि इनके लोगों ने बहुत प्यार से इनके जूते उतारे, इनके भीगे हुए कपड़े उतारे, दूसरे कपड़े इनको डाल के इन्हें बिस्तर में लिटाया और फिर इनके ऊपर एक कंबल डाल के इन्हें उड़ा दिया। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब सो गए। कई घंटों तक शांतिपूर्वक नींद लेने के बाद इन्हें एक सपना सा आया। इन्हें लगा जैसे कोई इन्हें बहुत तेज़ी से बुला रहा है, लेकिन कोई दूसरा भी उसी तेज़ी से कह रहा है कि नहीं, साहब को परेशान नहीं करना चाहिए। अब ये नींद में है और सपने में है, ये शब्द उन्हें सुनाई पड़ रहे थे। पहला वाला, फिर वो जो आवाज़ पहले आई थी वो आज फिर इनको सुनाई पड़ी, अरे भाई जल्दी से साहब को जगा दो, नहीं तो वो बहुत नाराज़ होंगे। फिर इन्हें अपना आदमी जो इनका गंगाराम था उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, नहीं भाई हम उन्हें नहीं जगाएंगे क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं और उनको अब नहीं उठा सकते। अब तक जिम कॉर्बेट साहब की नींद भी खुल चुकी थी, तो उन्हें लगा अरे सपना नहीं, ये तो हकीकत में हो रहा है। तो इन्होंने गंगाराम को आवाज़ देकर बोला कि अरे गंगाराम आने दो भाई, उन्हें अंदर आ जाने दो। 1 मिनट भी नहीं लगा कि इनका कमरा बहुत सारे पुरुषों और मतलब आदमियों से और बच्चों की भीड़ से भर गया। वो सभी लोग इनको ये बताना चाहते थे कि नरबख्शी बाघिन ने अभी अभी गांव के दूसरी तरफ 6 बकरियों को मार डाला है। कितनी बकरियां? 6 बकरियों को एक बार में मार डाला है। कितनी पावरफुल बाघिन होगी यार। जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत जूते पहनते हुए डूंगर सिंह को बुलाया। डूंगर सिंह वही लड़का था जो इनके साथ उस समय था जब इन्होंने नरबख्शी बाघिन के 2 वयस्क बच्चों को ढेर किया था और डूंगर सिंह की माँ को नरबख्शी बाघिन खा गई थी। इन्होंने डूंगर सिंह से पूछा, क्या भाई उसको पता है कि बकरियां कहाँ मारी गई हैं और क्या वो जिम कॉर्बेट साहब को वहाँ ले जा सकता है? तो उसने बिल्कुल उत्सुकता के साथ जवाब दिया, हाँ हाँ साहब, मैं आपको वहाँ लेके जा सकता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। जिम कॉर्बेट साहब ने गांव के मुखिया से बोला कि जो गांव के जितने भी निवासी हैं, जो भी ये भीड़ भाड़ है, इसको यहीं गांव में रोक लेना, इनको किसी को भी उस तरफ आने मत देना, और खुद अपनी 275 बोर की राइफल को पकड़कर डूंगर सिंह के साथ निकल पड़े। अब ये फोड़ा फूट जाने से और एक बड़ी अच्छी नींद लेने के कारण अब ये पूरी तरह से तरोताज़ा हो गए थे। अब ये फिर वही पुराने वाले जिम कॉर्बेट हो गए थे। अब इन्हें अपने पैरों को मतलब ज़ोर से ज़मीन में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मतलब अब हल्के से ज़मीन में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इनके गर्दन और चेहरे की, सिर की जो भी सब सूजन वगैरह थी, तकलीफ थी, सब खत्म हो गई थी। अब ये कई हफ्तों के बाद पहली बार आराम से और बिना किसी असुविधा के चलने में बिल्कुल सक्षम हो गए थे। आराम से दौड़ भी रहे थे, अब ये बिल्कुल फिट हो गए थे। जिस दिन ये तल्ला देश पहुंचे थे, उसी दिन ये बच्चा, मतलब ये डूंगर सिंह, इन्हें गांव के बीच से होकर एक अवतल पर्वत पर ले गया था, जो मैंने बताया था, जो घोड़े के काठी के आकार का था। वहाँ से दोनों तरफ घाटियों का जो है ना सीन दिखाई पड़ता था, वो दृश्य दिखाई पड़ता था। दाहिनी ओर की घाटी एक खड़ी ढलान से होकर सीधे काली नदी की तरफ चली जाती थी, जो काली नदी की जो दिशा थी उस तरफ चली जाती थी। और इसी घाटी के ऊपरी हिस्से पर इन्होंने नरबख्शी बाघिन के दोनों जो वयस्क बच्चे थे, जो 1-2 दिन में माँ को छोड़ के जाने वाले थे, उनको मारा था और नरबख्शी को घायल किया था, बाघिन को। बाईं तरफ वाली घाटी कम ढलान वाली थी और यहीं से बकरियों के आने जाने का एक रास्ता था जो नीचे की तरफ जाता था। सॉरी, ये वही घाटी थी जिसमें बकरियां मारी गई थी। डूंगर सिंह इसी रास्ते से नीचे की तरफ दौड़ने लगा। उसके पीछे पीछे जिम कॉर्बेट साहब भी दौड़ रहे थे। ये रास्ता बहुत ही घुमावदार और बड़ा उबड़ खाबड़ था और करीब 600 गज दूर जाने के बाद वहाँ पे एक छोटी सी वो गधेरा, जिसको बोलते हैं ना, आड़ी नदी गधेरा, वो आता था। तो उस गधेरे को पार करके आगे बढ़ जाता था। जिस जगह से रास्ता गधेरे को पार करता था, यानी बरसाती नदी को पार करता था, वहाँ पर एक खुले से मैदान का एक टुकड़ा सा था, एक मैदान सा था कह लीजिए, जिसके बाएं से दाएं जाते हुए एक चट्टानी धार थी और दूसरी तरफ एक छोटा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में 3 बकरियां मरी पड़ी हुई थी। पहाड़ से नीचे उतरते समय डूंगर सिंह ने बताया था कि दोपहर के समय बकरियों का एक बड़ा सा झुंड 10-15 लड़कों की देखरेख में उस गड्ढे पे घास चर रहा था कि तभी अचानक से नरबख्शी बाघिन उनके पीछे प्रकट हो गई
और उसने 6 बकरियों को मार गिराया। बाघिन को देखकर जो लड़के थे उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ को सुनकर पास ही जो लोग थे, जो जलाने के लिए लकड़ी वगैरह जमा कर रहे थे, वो लोग भी दौड़ के आ गए और वो भी इनके साथ शामिल हो गए, चिल्लाने लगे। और अब जब इतना सब शोर-गुल्ला और ऐसी दुविधा की स्थिति जब हो गई और मतलब बकरियाँ सब इधर-उधर भाग रही थी, इंसान शोर कर रहे थे, तो बाघिन बिना किसी की नज़रों में आए वहाँ से भाग निकली, वो गायब हो गई। किसी को भी पता नहीं चला कि बाघिन किस दिशा में गई। उन 6 बकरियों में से 3 बकरियों को उठाकर गाँव वाले गाँव की तरफ जिम कॉर्बेट साहब को सूचना देने के लिए आ गए। वो दौड़ दौड़ पड़े गाँव की तरफ। जबकि 3 बकरियां जिनकी कमर की हड्डी बाघ ने तोड़ दी थी, वो गड्ढे में ही पड़ी रह गई थी। मतलब बाघिन ने 3 बकरियों की तो स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ डाला था। बहुत तकलीफ में रही होंगी यार वो बकरियां। उस तकलीफ को ना मेरे से अच्छी तरह कौन समझ सकता है भाई, क्योंकि मेरी भी स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हुई है। रीढ़ की हड्डी टूटना क्या होता है मैं जानता हूँ, क्या दर्द होता है मेरे को पता है यार। इसीलिए तो मैं ये पिछले 10 सालों से चारपाई में पड़ा हुआ हूँ। बहुत नर्क की ज़िंदगी होती है यार। भगवान कभी भी किसी के दुश्मन को भी स्पाइनल कॉर्ड से इंजरी ना होने दे। आधा शरीर जिंदा होता है और आधा मरा हुआ। मतलब ये कहो कि ना जिंदा है ना मरा है यार। सब सच बता रहा हूँ, विश्वास करना यार। मैं मौत मांगता हूँ ना, मौत नहीं मिलती है। जिंदगी मांगता हूँ तो जिंदगी नहीं मिलती है। पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित। सोचो यार क्या जिंदगी होगी मेरे जैसे इंसान की, जो एक इंसान मतलब एक गिलास पानी के लिए भी दूसरे की दया पे आश्रित हूँ यार। क्योंकि जिंदगी भी भरा, इससे तो यार मौत लाख दर्जा बेहतर है यार। लेकिन क्या करें, उतनी सांसें तो अभी खर्च करनी ही पड़ेंगी ना, जितनी ऊपर वाले ने गिनती करके रखी हुई है वो लेनी पड़ेंगी यार। अरे यार मैं भी कहाँ है यार, अपना रोना लेकर बैठ गया। छोड़ो, अच्छी खासी कहानी चल रही थी तल्ला देश के आदमखोर बाघिन की, और मैं अपनी कहानी शुरू कर बैठा। सॉरी यार, वेरी सॉरी। हाँ, नाराज मत होना। जिम कॉर्बेट साहब को इस बात पर कोई शक नहीं था कि बकरियों की हत्यारन नरबक्षी बाघिन ही है, क्योंकि जब इन्होंने उसे पिछली रात आखिरी बार देखा था तब वो गांव की तरफ ही जा रही थी। और सनराइज के समय जब ये अपने कैंप में पहुंचे थे तब इनके आदमियों ने इन्हें बताया था कि इनके आने से करीब 1 घंटा पहले उन्होंने एक काकड़ की अलर्ट कॉल जलधारा के पास कहीं पर सुनी थी। और वो जलधारा जो थी वो वहाँ से करीब 200 गज दूर थी, जिस जगह पे ये इनके आदमी बैठे हुए थे, यानी आग वाग जला के, वहाँ से 200 गज की दूरी पे थी। इन लोगों को ये लगा कि शायद काकड़ ने जिम कॉर्बेट साहब को देखकर कॉल करी है, तो उन्होंने कैंप के चारों तरफ आग जला दी थी। और ऐसा उन्होंने मात्र एक संयोग था ऐसा करना उनका, आग जला लेना, क्योंकि बाद में जिम कॉर्बेट साहब ने बाघिन के पग मार्क्स को आग के चारों तरफ देखा था, यानी कैंप के चारों तरफ उसके पग मार्क्स दिखे थे, जिसका चक्कर लगाकर वो गांव की तरफ चली गई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य बस एक इंसान को मारकर खाना था, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई। तो उसने गांव के नज़दीकी शरण ले ली कि अभी मौका नहीं मिला तो अगले मौके पे मिल जाएगा। अब वो मौके की तलाश में थी, और जैसे ही उसे मौका मिला उसने तुरंत 6 बकरियों को मार गिराया। ये काम उसने कुछ ही सेकंडों में कर दिया था, जबकि वो एक भयानक दर्द वाले घाव को झेल रही थी, कंधे में गोली लगी थी और लंगड़ा कर चल रही थी। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितनी भयानक, शातिर और फुर्तीली बाघिन होगी वो, जो सेकंडों में 6 बकरियों को मारकर गायब हो गई। जिम कॉर्बेट साहब उस जगह से परिचित नहीं थे, उनको इस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसलिए इन्होंने डूंगर सिंह से पूछा कि उसके विचार से मतलब क्या दिमाग कहता है कि बाघिन किस दिशा में गई होगी। यार क्या आइडिया है तेरा, मतलब बता किस तरफ गई होगी बाघिन। तो उसने घाटी के नीचे की तरफ इशारा करके कहा कि हो सकता है साहब वहाँ वो नीचे उस दिशा में गई होगी, क्योंकि उसके आगे से एक बड़ा भारी घना जंगल शुरू हो जाता है।
जब ये उस जंगल के बारे में सवाल कर रहे थे, जिम कॉर्बेट साहब डूंगर सिंह से पूछ रहे थे जंगल के बारे में, क्योंकि इनका इरादा था कि नीचे जाकर बाघिन को ढूंढेंगे। तभी एक कलीज फीजन ने कटकटाना शुरू कर दिया। उस आवाज़ को सुनकर डूंगर सिंह जो है पीछे घुमा और पहाड़ के ऊपर की तरफ देखने लगा, जिससे जिम कॉर्बेट साहब को पता चल गया कि कलीज किस दिशा से बोल रहा है। वो इनके बाईं ओर के पहाड़ पर एक सीधी खड़ी चढ़ाई थी, जिस पर कुछ झाड़ियाँ और छोटे पेड़ उगे थे, परंतु ये जानते थे कि बाघिन ने इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं की होगी। और इन्हें उस तरफ देखते हुए डूंगर सिंह ने कहा, साहब ये मुर्गा पहाड़ पर नहीं बोल रहा है, निकले तो मुर्गा ही हुआ ना, जंगली मुर्गा। वो उसके पीछे की एक घाटी में बोल रहा है, क्योंकि ये लोग फीजन की नज़रों में नहीं पड़े थे, वो घाटी में था तो ये लोग दिखाई नहीं पड़े थे कि वो इन्हें देखता और डर जाता। इसलिए वहाँ पर केवल एक ही चीज़ हो सकती थी जिससे कलीज फीजन को डरा दिया था, और वो बाघिन थी। इन्होंने डूंगर सिंह को बोला कि बेटा तुम बहुत जल्दी से भागकर गांव के लौट जाओ। और उसके जाने वाली, वो वापस जाने लगा तो उसके जाने वाले जो रास्ता था उसको अपनी राइफल से कवर करके रखा, मतलब ऐसे जा रहा है तो इसने कवर करके रखा हुआ उसको, आसपास कहीं बाघिन तो नहीं है। जब इन्हें विश्वास हो गया कि वो खतरे से बाहर हो गया है, फिर उसके बाद ये अपने बैठने के लिए कोई बढ़िया पोजीशन ढूंढने में लग गए कि यार कोई बढ़िया पोजीशन देखी जाए तो इससे बैठ के शिकार किया जाएगा। घाटी के ये का जो ये हिस्सा था, इसमें चीड़ के बड़े बड़े और विशालकाय पेड़ थे, जिनकी 30-40 फुट तक कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं, इसलिए उन पर चढ़ना असंभव था। तो मजबूरी थी कि अब इन्हें कहीं ज़मीन पर ही बैठना पड़ेगा। दोपहर के समय तो ज़मीन पर बैठना इतना रिस्की नहीं रहता जितना कि अंधेरा होने के बाद रहता। और मान लो अगर बाघिन रात में आती और बकरी के बदले इंसान को खाने में दिलचस्पी दिखाती तो ऐसे खुले में ज़मीन में बैठना तो बहुत 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 बड़ा रिस्क होता ना। तो भाई साहब ऐसी पोजीशन में तो जिम कॉर्बेट साहब को अपने भाग्य के भरोसे ही रहना पड़ता, अपने किस्मत के भरोसे ही रहना पड़ता। अच्छा, जो चट्टान बाएं से दाएं दिशा की तरफ जा रही थी, जिसके नज़दीक वो गड्ढा था जहाँ पर वो बकरियाँ थीं, उसी जगह पर एक बड़ी और सपाट शिला थी, और उसके नज़दीक और पीछे की तरफ एक छोटी शिला और थी। जिम कॉर्बेट साहब इस छोटी वाली शिला में जाकर बैठ गए। अब ये क्या था कि जो बड़ी शिला थी, एक आगे बड़ी शिला है, पीछे पीछे छोटी छोटी शिला, मतलब ऐसे ऐसे हो गई ना। तो ये पीछे छुपकर बैठ गए और ऐसे बैठ गए कि इनकी राइफल और खाली ये ऊपर का हिस्सा बाहर दिखाई पड़ रहा था। ये बाघिन पे घात लगा सकते थे। इनका सिर उस दिशा से दिखाई पड़ता जिधर से बाघिन के आने की उम्मीद थी। जिम कॉर्बेट साहब ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो इस जगह पर बैठकर बाघिन पर घात लगाएंगे। इनके सामने करीब 40 गज चौड़ा एक गड्ढा था, जिससे थोड़ा दूर एक 20 फीट ऊंचा तट था। इस तट के ऊपर 10 से 20 फुट चौड़ा एक ढलुआ मैदान का टुकड़ा था। मैदान मतलब एक खेत था, समझ लो, पहाड़ों में खेत होता है, शहरों में मैदान होता है। इसके ऊपर का एक का जो पहाड़ था वो एकदम खड़ी चढ़ाई वाला था। गड्ढे में मरी हुई बकरियों में से एक बकरी की पीठ को की जो खाल थी उसको बाघिन ने बहुत बुरी तरह से चीर डाला था। जो कलीज सीजेंट्स से उन्होंने अब किटकिटाना बंद कर दिया था। जिम कॉर्बेट साहब ने अंदाज लगाया कि उसने बाघिन को वापस आते हुए देख लिया होगा और उसे ही देखकर वो बोला होगा। अच्छा, एक गिद्ध काफ़ी देर से आसमान में चक्कर लगा रहा था। अब उसने देखा कि 2 नीलकंठे बकरियों पर बैठे हुए हैं और उसको खा रहे हैं। तो वो हवा में तैरते हुए नीचे की ओर आया और चीड़ के पेड़ की एक सूखी डाली पर बैठ गया। अब ये जो गिद्ध होते हैं जंगल में किसी भी मृत पशु को सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। कोई मरा हुआ पशु है तो सबसे पहले यही उसको ढूंढते हैं। गिद्धों को देखकर जिम कॉर्बेट साहब को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गिद्ध से इन्हें वो सूचनाएं मिल जानी थी जो इनके पास नहीं थी, जिनकी इनके पास कमी थी। चीड़ के पेड़ के ऊपर डाली में बैठा गिद्ध चारों तरफ दूर दूर तक बड़े आराम से देख सकता था, और अगर वो नीचे आकर नीलकंठों के पास बैठ जाता तो इसका मतलब ये निकलता कि बाघिन वहाँ पर नहीं है। और अगर वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा, यानी उस पेड़ पर, तो इसका मतलब ये होता है कि बाघ
वहीं कहीं आसपास है। आधे घंटे का समय और बीत गया, लेकिन गिद्ध अपनी जगह से नहीं हिला, उसी डाली में बैठा रहा। फिर अचानक से आसमान में काले बादल आ गए। कुछ देर बाद कलीज फीजेंट्स फिर से खटखटाने लग गए और ये दोनों नीलकंठ पक्षी घाटी से नीचे की ओर चिल्लाते हुए उड़ गए थे, चीखते हुए अपनी आवाज़ करते हुए उड़ गए। बाघिन का मूवमेंट शुरू हो गया था, वो आ रही थी, लेकिन वो उस समय से बहुत पहले आ रही थी जो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा था। जिम कॉर्बेट ने सोचा कि देर देर में आएगी, लेकिन वो पहले ही आ गई थी। यहाँ पर उसे मारने का इन्हें एक और मौका मिलने वाला था, सॉलिड मौका मिलने वाला था। पहाड़ पर उगी जो ऊंची ऊंची घास और झाड़ियाँ थी, उससे इनको देखने में, एकदम सामने देखने में बाधा आ रही थी। लेकिन तभी उन्हीं झाड़ियों में से इन्होंने बाघिन का सर देखा। पहले वो बाहर निकला, फिर बाघिन को पूरा बाहर निकलते हुए देखा। वो बहुत धीमी और लंगड़ाती हुई चाल से सपाट मैदान के ऊपर जो वो 20 फुट ऊंचा तट था, उस पर चली आ रही थी। उसकी नज़रें सीधे जिम कॉर्बेट साहब की तरफ थी। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब जिस चट्टान के पीछे छिपे हुए थे, तो इनका जो है ना सिर सर वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा था। वो भी इन्होंने अपनी हेड से अपनी आंखों तक झुका रखा था, इतना झुका रखा था ऐसे कि और आंख भी ना उसको दिख पाए। और ये अगर अपनी तरफ से कोई हलचल नहीं करते तो वो इन्हें नहीं देख पाती। वो सोचती कि ये चट्टान है, ये चट्टानी है, वहाँ पे ऐसा कुछ पत्थर है, ऐसा है, वो कुछ इंसान है, वो नहीं सोचती। ये अपनी राइफल को टिकाकर बिल्कुल स्टैचू बनकर बैठे रहे। अब बाघिन इनकी विपरीत जो अपोजिशन में, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में आकर बैठ गई। अब ये उससे बड़े आराम से शूट कर सकते थे, बहुत आराम से। लेकिन फिर मुश्किल आ गई। बाघिन और इनके बीच में एक चीड़ का मोटा पेड़ आ गया। पेड़ की एक तरफ उसका सर था और दूसरी तरफ उसकी पूंछ का हिस्सा दिखाई पड़ रहा था, बीच में पेड़। उसका सारा शरीर जो है पेड़ के तने से छुप गया। वो कई मिनटों तक अपने घावों पर जो मक्खियाँ भिनभिना रही थी उनको उड़ाती रही, जिससे उसको बहुत परेशानी हो रही थी। फाइनली बाघिन खड़ी हुई और 3 कदम आगे बढ़ी। फिर इनकी तरफ बगल करके बकरियों की तरफ नीचे देखते हुए खड़ी रही, ऐसे नीचे देख रही है बकरियों को, खड़ी होकर ही देख रही है। और ये एक साइड जिम कॉर्बेट साहब की तरफ है। अब जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी कोहनियों को सपाट चट्टान में टिकाया और उस जगह में निशाना साधा जहाँ पर इन्होंने सोचा कि बाघिन का दिल होगा। हल्के से घोड़ा दबाया, धाएं की आवाज़ आई और जिस जगह पर गोली लगी वहाँ पर धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी, इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या जिम कॉर्बेट साहब का निशाना चूक गया था, या गोली जो है बाघिन को छुए बिना निकल गई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो हुआ क्या, क्या सब घटित हुआ? तो दोस्तों ये सब जानना जरूरी है ना। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ, क्योंकि वो तो मैं अगले एपिसोड में ही बता पाऊंगा ना। मानता हूँ दोस्तों कहानी थोड़ा लंबी है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। तो दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप लोग उत्तरांचल डायरीज को बहुत प्यार, सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं, और सच में दोस्तों आप लोगों के इस प्यार और आशीर्वाद की ना सख्त ज़रूरत भी है। इसे बनाए रखिएगा। आज स्ट्रेन बहुत पड़ गया पीठ में मेरी, मैं भी काफ़ी देर तक बैठ गया हूँ ना, बीमारी के बाद एकदम से उठा और इतनी देर तक बैठ गया। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबको मेरा आदाब, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर चैनल को दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। एटलीस्ट जो सवाल पूछा उसका जवाब देने के लिए तब भी कीजिएगा, करेंगे ना? ओके, थैंक यू। तो डन हो गया। अब एक बार फिर आप सभी नए और पुराने मित्रों से, सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि थैंक यू वाले ऑप्शन में जाकर जो भी संभव हो यार वो ज़रूर डोनेट करें, बहुत ज़रूरत है यार। तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दीजिए चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ओके, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड,
जय 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 माँ भारती।